मुझे अंदर जाने दें, मैं एक बार साहब से मिलना चाहती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। वो काफी देर से चौकीदार की मिन्नत कर रही थी, लेकिन वो बेहिस बना खड़ा था। देखो लड़की, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, वापस चली जाओ। यहाँ पर खड़े होकर तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। साहब तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे बाप ने चोरी की है। साहब को बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं, वो तुम्हारे बाप को लाजमी सजा देंगे। चौकीदार गुस्से से उसकर बोलकर जाने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो ढीठ बनी वहीं पर खड़ी थी। जानती थी कि अगर अभी वो वापस चली गई तो कभी भी अपने अब्बा को नहीं छुड़वा सकेगी। वो जानती थी कि इस हवेली का मालिक कितना बेहिस और जालिम इंसान है। पता नहीं अब्बा किस हाल में होंगे, उस जालिम इंसान ने उनके साथ क्या सलूक किया होगा। वो वहीं पर खड़ी आंसू बहाते हुए सोच रही थी। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। वो बस अपने अब्बा को बचाना चाहती थी। वो जानती थी कि अब्बा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। यकीनन उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था। वो न जाने कब तक यूं ही गर्मी में खड़ी रहती कि चौकीदार ने अचानक ही उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। उसकी बात सुनकर तो पहले उसे यकीन ही नहीं आया, लेकिन फिर उसके दोबारा से बोलने पर वो तेजी से हवेली के अंदर दाखिल हो गई। वो हवेली अपनी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी। यकीनन उसे बनाने वाले ने बहुत मेहनत की थी। अपने अब्बा के इतने सालों से यहाँ काम करने के बावजूद आज वो पहली बार इस हवेली में कदम रख रही थी। उसने अब्बा से हवेली की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से सब देख रही थी। उसको काफी डर भी लग रहा था कि वो जालिम इंसान उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, लेकिन अब्बा का सोचते ही उसका डर कहीं सो गया था। वो बड़े से लाउंज में दाखिल हुई तो सामने ही टांग पर टांग रखे वो अपने मखसूस अंदाज में बैठा हुआ इसी का इंतजार कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, जबकि वो सामने बैठा पुरशौक नजरों से उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। उमैमा उसकी नजरों से खाइफ हो रही थी। जल्दी बोलो, तुमने क्या बात करनी है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। उसे खामोश खड़ा देखकर बदर गाजान बोला, साहब मेरे अब्बा चोर नहीं हैं, आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। मेरा यकीन करें, वो कभी भी चोरी नहीं कर सकते। वो उसके सामने खड़ी गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? उनकी वजह से मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ा है। वो नुकसान कौन पूरा करेगा? वो इसकी तरफ देखते हुए सुकून से बोला, देखें आपका जो भी नुकसान है मैं पूरा कर दूंगी। आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं लाजमी करूंगी, बस आप मेरे अब्बा को छोड़ दे। वो बगैर सोचे समझे बोल रही थी। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि उसे किसी तरह अब्बा को उस जालिम इंसान की कैद से छुड़ाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे बाप को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। और हाँ, याद रखना तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश नहीं है। वो चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट सजाए बोला, कैसी शर्त? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मेरे अब्बा को छोड़ दें। उमैमा उसकी बात सुनकर बेताबी से बोली, पहले मेरी शर्त तो सुन लो। वो उसके सामने खड़ा होता हुआ बोला। उसको अचानक इतने करीब देखकर उमैमा एक लम्हे के लिए डर गई। तुम्हें आज के आज मेरे साथ निकाह करना होगा, उसके बदले मैं तुम्हारे बाप को छोड़ दूंगा। बदर उसका चेहरा अपनी नजरों के हिसार में लेता हुआ बोला, साहब ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैं बचपन से किसी और की मंग हूँ, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। उसकी शर्त सुनकर वो कांपते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरी हो, खबरदार किसी और का नाम भी अपनी जबान पर लाई। शदीद तैश में आकर वो बेसाख्ता उसे खींचते हुए अपनी बाहों में कर गया। उमैमा उसकी गिरफ्त में डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर बदर गाजान को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि अकेले यहाँ पर आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके हिसार में खड़ी हवेली से जाने के तरीके सोच रही थी, लेकिन वो शायद ये बात नहीं जानती थी कि उसकी कैद से रिहाई पाना आसान नहीं था। बुआ, बुआ जल्दी से आइए यहाँ पर। थोड़ी देर बाद वो उसे सोफे पर बिठाकर अपनी खानदानी मुलाजमा को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वो फौरन से आ गई। अब इसका ख्याल रखना, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, तुम यहाँ से भागने का सोचना भी मत, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो बुआ को उसका ख्याल रखने का बोलकर उमैमा को धमकी लगाता हुआ वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद वो वहीं पर बैठी आंसू बहाते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उमैमा बेटा, नाश्ता तैयार है तो ले आओ, मुझे देर हो रही है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो साहब गुस्सा हो जाएंगे। खालिद साहब अपनी बेटी को आवाज देते हुए बोले, अब्बा थोड़ा सब्र करो, बस 2 मिनट, ला रही हूँ। वो किचन से ही ऊंची आवाज में बोली, एक तो मैं आपके साहब से बहुत तंग हूँ, जब देखो घोड़े पर सवार रहते हैं, इंसान थोड़ा लेट हो ही जाता है। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लगाते हुए साथ में ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। उसे अपने बाप का साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी वजह से अब्बा हर वक्त जल्दी में रहते थे। अभी भी वो थोड़ा सा नाश्ता करके हवेली जाने की तैयारी करने लगे। अब्बा, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही आप ये नौकरी छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहती इस उम्र में आप इतनी भाग दौड़ करें। अब आपके आराम करने के दिन हैं। ठीक है बेटे, जैसे मेरी बेटी कहेगी
मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं चलता हूँ, अगर लेट हो गया तो साहब गुस्सा हों। हाँ मैं जानती हूँ वो वक्त के कितने पाबंद हैं, वो उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली। उमैमा को उस शख्स पर काफी गुस्सा आता था। हाँ ठीक है, वक्त का पाबंद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभार थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन नहीं, उसको हर चीज वक्त पर चाहिए होती थी। उसकी आज तक बदर गाजान से मुलाकात नहीं हुई थी, वो उसे बस नाम की हद तक जानती थी। पूरे गाँव में वो काफी जालिम मशहूर था, हर कोई उससे डरता था। एक अब्बा ही थे जो उसकी हमेशा तारीफें करते रहते थे। पता नहीं उन्हें उसमें ऐसा क्या नजर आता था कि वो उसे इतना पसंद करते थे। वो लाशऊरी तौर पर उसी के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी घर की सफाई कर रही थी। ये छोटा सा 2 कमरों का घर था जिसे संवारने में वो अपना सारा दिन लगा देती थी। 5 साल पहले कैंसर से उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। उसकी माँ के इलाज के लिए बदर गाजान ने काफी मदद की थी। तब से ही खालिद साहब उसके बहुत मशकूर थे। अपनी माँ की वफात के वक्त वो 13 साल की थी। उनके जाने के बाद वो बाप बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। उमैमा को पढ़ने का बचपन से ही काफी शौक था। दूसरा, खालिद साहब भी उसे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कभी भी बेटे के ना होने का गम नहीं मनाया था। उनके लिए उनकी बेटी ही सब कुछ थी। जब भी कोई उनसे बेटा ना होने का अफसोस करता तो वो उसे ये कहकर खामोश करवा देते कि मेरी बेटी मेरे लिए रहमत है और वही कल मुझे मेरा बेटा बनकर दिखाएगी। उमैमा खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी जो उसे इतना प्यार और मोहब्बत करने वाला बाप मिला था। वो बचपन से ही अपनी माँ से ज्यादा अपने बाप के करीब थी। खालिद साहब उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझते थे। उन्होंने बचपन से ही उसे काफी लाड प्यार से पाला था। उनकी इतनी मोहब्बत का उमैमा ने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया था। बचपन में ही उसका रिश्ता उसके चचा के बेटे के साथ तय हो गया था। उसके चचा का घर साथ में ही था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। फातिमा और उमैमा हम उम्र थी, जिस वजह से उन दोनों में काफी दोस्ती भी थी। उमर उन दोनों से 4 साल बड़ा था। मैट्रिक के बाद वो शहर चला गया था और वहाँ पर हॉस्टल में रहता था। साल में एक दफा ही वो छुट्टियों में वापस आता। बचपन से ही उमैमा की अम्मा ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि वो उमर की दुल्हन बनेगी। फातिमा भी हर वक्त अपने भाई का नाम लेकर उसे तंग करती रहती। उसे उमर बहुत पसंद था। वो धीमे मिजाज का सुलझा हुआ लड़का था। उमैमा ने उसे कभी भी किसी के साथ बदतमीजी करते नहीं देखा था। दूसरे लड़कों के बरक्स वो खेल कूद से ज्यादा अपनी पढ़ाई में मगन रहता था। उसका एक ही ख्वाब था, वो एक बहुत बड़ा सर्जन बनना चाहता था और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। फातिमा और उमैमा ने मैट्रिक गांव के स्कूल से ही किया था। उमैमा जितनी ज्यादा पढ़ाई में अच्छी थी, फातिमा उतनी ही निकम्मी थी। उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो बस उमैमा की वजह से ही स्कूल जाती थी और मारे बांधे पेपरों में पास हो जाती। कॉलेज मुकम्मल करने के बाद फातिमा ने तो आगे पढ़ने से साफ मना कर दिया था। उसकी जिद देखकर किसी ने भी उस पर जोर नहीं दिया, जबकि उमैमा ने आगे प्राइवेट पढ़ने का सोचा। वो जानती थी कि अब्बा उसे कभी भी हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं देंगे। वो खुद भी हॉस्टल नहीं रहना चाहती थी। उसने वहाँ के माहौल के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और दूसरा वो नहीं चाहती थी कि अब्बा घर में अकेले रहें। उमैमा, यार कहाँ हो तुम? अभी वो सफाई करके थोड़ी देर आराम करने बैठी ही थी कि दीवार के दूसरी तरफ से उसे फातिमा की आवाज आई। एक तो ये लड़की थोड़ी देर के लिए भी मुझे सुकून से बैठने नहीं देती। वो ऊंची आवाज में बोलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई, जहाँ फातिमा दीवार पर लटकी उसका इंतजार कर रही थी। बोलो, अब क्या हो गया? तुमसे सब्र नहीं हो रहा? वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोली। यार कुछ नहीं, वो बस मैंने ये पूछना था कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी सी बात पूछने के लिए तुम मुझे आवाजें दे रही हो। इंसानों की तरह दरवाजों से क्यों नहीं आती? चच्ची ने तुम्हें यूं दीवार पर लटके देखा तो बताएंगी। वो फातिमा को देखते हुए बोली। तुम उसकी फिक्र मत करो, अम्मा अंदर हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? चच्ची की आवाज सुनकर फातिमा की सारी बहादुरी खत्म हो गई थी। अम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो बौखलाई आवाज में बोली। निकम्मी लड़की, मैंने तुम्हें काम करने को बोला था, लेकिन तुम यहाँ दीवार पर बंदरों की तरह लटक रही हो। फौरन से नीचे आओ, इससे पहले कि मैं अपनी जूती से तुम्हारी अच्छी तरह तवाज़ो करूँ। अपना जूता उठाकर वो उसे गुस्से से देखते हुए बोली। उन्हें इसका बंदरों की तरह दीवार पर लटकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो भी बहुत ढीठ इंसान थी। हर बार जूता खाकर भी नहीं सुधरती थी। जूते की धमकी सुनकर फातिमा अगले ही लम्हे नीचे थी, जबकि उमैमा उसकी तेजियां देखकर हंसते हुए अंदर चली गई। वो जानती थी कि अब काफी देर तक फातिमा की जान नहीं छूटेगी। अंदर आकर वो सुकून से बैठ गई। अब्बा ने अब शाम तक आना था। परसों से उनका यही मामूल था। वो सुबह सवेरे हवेली के लिए निकल जाते थे और उनकी वापसी शाम को होती थी। वो सालों से हवेली में चौकीदार थे। उनका शुमार हवेली के काफी पुराने मुलाजमीन में होता था। वो अपने काम के साथ बहुत वफादार थे, जिस वजह से बदर गाजान भी उनकी बहुत इज्जत करता था। अभी भी वो खामोशी से उन्हें सर झुकाए खड़ा देख रहा था। क्या हुआ खालिद, सब खैरियत तो है? जो तुम मुझसे मिलना चाहते थे? वो उनकी तरफ
देखते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोला, जी साहब, वो मुझे कल की छुट्टी चाहिए। वो इसी तरह नजर झुकाए आहिस्ता आवाज में बोले, छुट्टी लेने की कोई खास वजह? वो जानता था कि जब तक कोई जरूरी बात ना हो वो छुट्टी नहीं करते। वो साहब, मुझे अपनी बेटी के साथ शहर उसका दाखिला करवाने जाना है। अच्छा ठीक है, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो लाजमी बताना। नहीं साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके पहले ही मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। वो उसकी तरफ देकर आजिजी से बोले, मैंने आपको कितनी दफा मना किया है कि इस तरह मत बोला करें, मुझे पसंद नहीं है। वो संजीदगा अंदाज में बोलते हुए तेज तेज कदम उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया। आज उसकी ऑफिस में बहुत अहम मीटिंग थी। अपने काम के मामले में वो काफी सख्त था। थोड़ी सी भी गलती उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। छोटी छोटी गलती पर वो अपने वर्कर्स को जॉब से निकाल देता था। सारे ऑफिस में उसका गुस्सा काफी मशहूर था। वो गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। आधे घंटे बाद गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने आकर रुकी तो वो अपने मखसूस अंदाज में बाहर निकला। चौकीदार के सलाम का जवाब देकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। उसके आने की खबर सुनते ही सब लोग तेजी से अपनी जगहों पर बैठने लगे। जानते थे कि उसे जरा सी भी बेतरतीबी पसंद नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वो नौमान के यहाँ ना होने की वजह से ऑफिस आ रहा था, वरना उसका ज्यादा वक्त गांव में ही गुजरता था। नौमान उसका बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ उसका दोस्त भी था। आजकल वो किसी मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में फिर बदर ही ऑफिस संभालता। सारे काम निपटा कर जब वो फारिग हुआ तो इशा का वक्त हो गया था। गाँव यहाँ से 1 घंटे के फासले पर था, लेकिन थकन की वजह से उसने अपने शहर वाले घर में रुकने का फैसला किया। घर आकर वो फ्रेश होकर सोने चला गया। खाना वो बाहर से खा कर आया था। थकन की वजह से वो थोड़ी देर में ही नींद की वादियों में गुम हो गया। फोन की घंटी की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली तो देखा नौमान की कॉल आ रही थी। दूसरी नजर घड़ी पर डाली जो रात के 3 बजा रही थी। तुम क्या कर रहे थे जो इतनी देर से कॉल अटेंड की? उसके फोन उठाते ही नौमान बोला, एक शरीफ आदमी रात के 3 बजे क्या कर रहा होगा? उसकी बेतुकी बात सुनकर वो तंजिया लहजे में बोला, कॉल क्यों की है तुमने? कोई काम था? नहीं यार, ऐसे ही बोर हो रहा था तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। आगे से वो ढिठाई से हंसते हुए बोला, अपनी बोरियत दूर करने के लिए एक मैं ही तुम्हें मिला था, फालतू में मेरी नींद खराब कर दी। वो गुस्से से बोलता हुआ फोन बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। जानता था कि अब नींद आना बहुत मुश्किल है। जब काफी देर तक वो दोबारा सो नहीं पाया तो दिल ही दिल में नौमान को कोसते हुए खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। चारों तरफ छाई खामोशी उसकी आसाब पर अच्छा असर डाल रही थी। वो सुकून से आंखें बंद किए अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। बदर गाजान अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। इकलौता होने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही लाडला था। उसी लाड प्यार की वजह से वो काफी जिद्दी हो गया था। नौमान उसका बचपन का दोस्त था। उन दोनों की दोस्ती स्कूल में हुई थी जो दिन ब दिन मजबूत होती गई। उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। वो अपनी जिंदगी को सही मायनों में एंजॉय कर रहा था। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। फारिग वक्त में वो कहीं न कहीं घूमने फिरने निकल जाता। नौमान हमेशा उसके साथ ही होता था, लेकिन उसकी पुरसकून जिंदगी में दरार तब पड़ी जब उसे अपने माँ बाप के इंतकाल की खबर मिली। कॉलेज खत्म होने के बाद वो छुट्टियों में हमेशा की तरह घूमने निकल गया था। हमेशा की तरह नौमान उसके साथ ही था। अभी उन्हें वहाँ 1 दिन हुआ था कि हवेली से आने वाली फोन कॉल ने उसकी जिंदगी बदल दी। अचानक अपने माँ बाप को खोना कोई छोटी बात नहीं थी। उनके जाने के बाद उसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ गई थी। जमीनों के सारे काम उसे अकेले ही संभालने पड़ते थे। पढ़ाई के साथ साथ जमीनों के मामलात संभालना बहुत मुश्किल था। इस दौरान नौमान ने एक अच्छा दोस्त होने का सबूत देते हुए उसकी बहुत मदद की थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। बदर अब एक रोबोट बन गया था। उसे अपना काम वक्त पर चाहिए होता था। पढ़ाई मुकम्मल होते ही उन दोनों ने बिजनेस करने का फैसला किया। अपने काम में मसरूफ होने की वजह से वो बिजनेस को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था, लेकिन हर हफ्ते वो ऑफिस का चक्कर लाजमी लगाता। अपने मिजाज की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों में मगरूर और जालिम मशहूर होता गया, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो उन लोगों की बातें ऐसे नजरअंदाज कर देता जैसे वो किसी और के बारे में बातें कर रहे हों। उसकी बेरंग जिंदगी देखकर नौमान अक्सर उसे शादी करने का मशवरा देता था, जिसे वो बड़ी सहूलत के साथ टाल देता। फिजा में फजर की अजानों की आवाज गूंजी तो वो होश में आया। नमाज पढ़कर वो थोड़ी देर आराम करने लेट गए। दोपहर के वक्त उसकी मीटिंग थी। उसका इरादा मीटिंग खत्म करके सीधा गांव के लिए निकलने का था। वैसे भी कल तक नौमान ने आ जाना था। मीटिंग निपटाकर वो सीधा गांव के लिए निकल गया। हवेली पहुंचा तो असर का वक्त हो गया था। नमाज पढ़कर वो सीधा जमीनों के काम से निकल गया था। अब्बा, आपने अपने साहब से कल की छुट्टी ली है? उनके घर में दाखिल होते ही वो फौरन से पूछ बैठी। सारा दिन वो यही सोचती रही थी कि पता नहीं उन्हें छुट्टी मिलेगी भी या नहीं। उमर यहाँ पर नहीं था, वरना उसी के साथ शहर चली जाती। अब मजबूरन उसे अब्बा को तंग करना पड़ रहा था। हाँ, तुम परेशान मत हो, मुझे
छुट्टी मिल गई है, हम कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाएंगे। न जाने वहाँ पर कितना वक्त लग जाए, शाम से पहले वापस भी आना होगा। ठीक है अब्बा, आप परेशान मत हो, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। वो उन्हें तसल्ली देते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ही वो बाप बेटी खामोशी से बैठे खाना खा रहे थे। दस्तरखान पर खामोशी छाई हुई थी। वो दोनों ही खाने के वक्त फजूल की बातें नहीं करते थे। खाना खाने के बाद वो फौरन से बर्तन समेटकर किचन में चली गई। अपने जरूरी कामों से फारिग होकर बाहर आई तो खालिद साहब सो चुके थे। उन्हें हमेशा से ही जल्दी सोने की आदत थी, जबकि वो खुद थोड़ा लेट सोती थी। चाय का कप हाथ में लिए वो उमर के बारे में सोच रही थी। आजकल उसकी हाउस जॉब चल रही थी। चच्ची चाहती थी उमर की हाउस जॉब मुकम्मल होते ही उन दोनों की शादी कर दी जाए। वो अपने आने वाली जिंदगी के बारे में हसीन ख्वाब देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने उमर को हमेशा अपने हमसफर के तौर पर देखा था। वो उसे बचपन से ही बहुत पसंद था, लेकिन पता नहीं वो क्यों उसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, जबकि बाकी सबके साथ उसका रवैया बहुत अच्छा होता था। इसे आज तक इस बात की वजह समझ नहीं आई थी। चाय पीने के बाद वो सोने की तैयारी करने लगी। उमर की तरह वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। ये ख्वाहिश अपनी माँ को कैंसर से मरते देखकर हुई थी, लेकिन जानती थी कि उसका बाप इतनी महंगी पढ़ाई के खर्चे नहीं उठा सकता। आंखें बंद करते ही उसके सामने उमर की मुस्कुराती हुई तस्वीर आ गई और थोड़ी देर बाद ही वो मासूम लड़की नींद की वादियों में उतर गई। इस बात से अनजान के किस्मत न जाने उसके लिए क्या सोच कर बैठी है। सुबह उसकी आंख अलार्म की आवाज पर खुली थी। नमाज पढ़कर वो तेजी से नाश्ते की तैयारियों में लग गई। तब तक अब्बा भी उठ गए थे। वो हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। उसे दरवाजा बंद करने का बोलकर वो बाहर की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद वो घर के काम निपटाने लगी। वो बहुत ज्यादा सफाई पसंद थी। जरा सी भी गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब्बा के आने तक वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी। नाश्ता करने के बाद वो अपनी तैयारियों में लग गई और फिर ठीक 8 बजे वो लोग शहर के लिए रवाना हो गए। वो हमेशा ही गांव के पुरसकून माहौल में रही थी। उसे यहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जहाँ हर कोई अपने आप में मसरूफ था। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद अब्बा उसे बाजार ले गए थे। वहाँ से अपनी पसंद की खरीदारी करने के बाद वो दोनों वापस गांव के लिए निकल गए। अब्बा, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आगे पढ़ने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। देखना, जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी मैं आपको हवेली में काम नहीं करने दूंगी। वो पुरजोश सी उन्हें अपने आगे के मंसूबे बता रही थी, जबकि वो खामोशी से बैठे मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रहे थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपने बाप के होते हुए नौकरी के लिए ख्वार हो। वो जैसे ही खामोश हुई वो उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोले, अब्बा आप ऐसी बातें ना करें, मैं नाराज हो जाऊंगी। मेरी बच्ची, नौकरियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। वैसे भी मैंने सोच लिया है, अब जल्द ही भाई साहब से शादी के बारे में बात करता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में खुश देखना चाहता हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात और कोई नहीं होगी। वो नम आंखों से अपनी बेटी को देखते हुए कह रहे थे। वक्त बहुत तेजी से गुजरा था। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई थी। उन्हें तो बस अभी कल की ही बात लगती थी जब वो रौनक बिखेरने उनकी जिंदगी में आई थी। उसकी पैदाइश पर उन्होंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया था। वो इनके घर की रौनक थी। वो जब भी उसकी शादी का सोचते तो यूं ही उदास हो जाते थे, लेकिन जानते थे कि हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। बातों बातों में उन दोनों को पता ही ना चला कब वो लोग गांव की हुदूद में दाखिल हो गए। गाड़ी वाले ने उन्हें वहीं पर उतारा था। आगे 15 मिनट का पैदल रास्ता था। असर के बाद का वक्त था। वो दोनों बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल रहे थे कि अचानक ही उनके पास एक गाड़ी आकर रुकी। वो फौरन से साइड पर होकर खड़ी हो गई, जबकि अब्बा उस गाड़ी वाले के साथ बातों में मसरूफ थे। शायद वो उसे जानते थे। वैसे अब्बा, ये कौन था? क्या आप इन्हें जानते हैं? गाड़ी के जाते ही वो अब्बा से तजस्सुस के मारे पूछने लगी। ये मेरे साहब थे। क्या वही जिनका दिमाग हर वक्त आसमानों पर पहुंचा रहता है? अब्बा, आपने मुझे पहले बताना था ना, मैं उनसे दो हाथ ही कर लेती। बेटा, कैसी बातें कर रही हो? वो एक अच्छे इंसान है। तुम पता नहीं क्यों हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हो। बुरी बात है, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते। वो उसे समझाते हुए तेज तेज चलने लगे, जबकि वो बस यही सोचे जा रही थी कि वो कैसा होगा। इतने साल गांव में रहने के बावजूद उसने आज तक उसे नहीं देखा था। उसे हमेशा से ही उससे मिलने का काफी शौक था। पूरे गांव में वो काफी मगरूर और जालिम मशहूर था। ये बात उसने दूसरों से ही सुनी थी। बराह रास्त उसकी आज तक मुलाकात नहीं हुई थी। एक वाहिद अब्बा ही थे जो उसके हक में बोलते थे। घर पहुंचने तक वो उसके बारे में भूल चुकी थी। असर की नमाज पढ़कर वो खाने की तैयारी करने लगी, जबकि अब्बा खाना खाने के बाद आराम करने चले गए। इतने लंबे सफर की वजह से वो काफी थक चुके थे। छोटे मोटे काम निपटाते हुए उसे मगरिब का वक्त हो गया। आज तो उसकी फातिमा से भी मुलाकात नहीं हुई थी। उसने कल उसके घर जाने का सोचा। इशा की नमाज पढ़कर वो अपने मामूल के मुताबिक चाय का कप लिए
खिड़की में आकर बैठ गई। उसको सोने से पहले चाय पीने की आदत थी। आहिस्ता आहिस्ता चाय पीते हुए वो अपनी सोचों में गुम आसमान को देख रही थी। इस बार छुट्टियों में वो भी नहीं आया था। शायद अपनी हाउस जॉब की वजह से वो काफी मसरूफ था। चाय पीने के बाद वो सोने के लिए लेट गई। थकन की वजह से वो फौरन ही नींद की वादियों में गुम हो गई थी। वो अभी तक डेरे में बैठा खामोशी से उसके बारे में सोच रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन वो इस बात से बेपरवाह अपनी ही सोचों में गुम था। साहब, काफी लेट हो गया है, आपको अब घर जाना चाहिए, उसका खास मुलाजिम उसके पास आता हुआ बोला तो वो चौंक कर उसको देखने लगा। क्या कहा तुमने? वो नासमझी से उसकी तरफ देखते पूछ रहा था। साहब, मैं कह रहा था काफी वक्त हो गया है, अब आपको घर जाना चाहिए। मुलाजिम ने फिर से अपनी बात दोहराई तो वो तेज तेज कदम उठाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचने तक वो इसी तरह गुमसुम ही रहा था। खाना भी उसने थोड़ा सा ही खाया था। खाना खाकर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। आज शाम का वाकया उसके दिमाग में घूम रहा था। नमाज पढ़कर वो जमीनों की तरफ जा रहा था कि अपने चौकीदार को देखकर उसने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक दी। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसे देखते ही उसे अंदाजा हो गया था कि वो उसकी बेटी है। उससे बातचीत के दौरान उसकी नजर सामने उठी तो इसे लगा कि वो सांस लेना भूल गया है। वो लड़की बेनियाज बनी उसके दिल के तार हिला गई थी। फिर वो जानबूझकर काफी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा। उस लड़की के चेहरे के बिगड़े तासुरात देखकर वो मजबूरन गाड़ी आगे बढ़ा गया, लेकिन तब से ही वो इसके हवासों पर सवार थी। वो लम्हों में एक अहम फैसला करते हुए पुरसकून हो गया। सुबह अब्बा के काम पर जाने के बाद वो अपने जरूरी काम निपटाकर चाचू के घर चली गई थी। दरवाजा पहले ही खुला हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी आदत के हाथों मजबूर होकर वो दस्तक देते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर दाखिल होते ही उसके कदम उमर को देखते ही दहलीज पर रुक गए। न जाने वो कब आया था। इतने अरसे बाद उसे अपने सामने देखकर वो सब कुछ भूल चुकी थी। अरे उमैमा बेटा, तुम कब आई? वहाँ पर क्यों खड़ी हो? अंदर आकर हमारे साथ बैठो। न जाने कब तक वो यूं ही खड़ी उसे देखती रही कि चाचू की आवाज पर शर्मिंदा होकर अंदर की तरफ बढ़ गई। मेरी बेटी तो पता नहीं कहाँ पर मसरूफ होती है कि इतने दिनों से मिलने ही नहीं आई। चाचू उसे अपने पास बिठाए शिकवे कर रहे थे, जबकि उनकी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गई। इस बार वो काफी दिनों बाद उनके घर आई थी। चाचू बस एडमिशन की वजह से थोड़ा मसरूफ थी। वो पुरजोश सी बैठी उन्हें अपने दाखिले का बता रही थी। उमर तो उसे देखते ही नागवारी से उठकर चला गया। अब किताबों को छोड़कर तुम्हें घरदारी सीख लो। चाची को इसका आगे दाखिला लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अरे बेगम, कैसी बात कर रही हो? बच्ची का शौक है पढ़ने का तो इसे पूरा करने दो। और वैसे भी भाभी के जाने के बाद से सारा घर इसी ने तो संभाला हुआ है। चाचू उसकी बात सुनकर नागवारी से बोले थे। उनका अपनी बेगम का अचानक बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। चाचू, फातिमा कहाँ है? मैं तो उससे मिलने आई थी। अरे बेटा, आपको नहीं पता, वो कल ही अपने मामू के घर चली गई थी। अब कुछ दिन वहाँ रह कर आएगी। वो मुझे बताए बगैर कैसे चली गई? उसे तो चाचू की बात सुनकर सदमा हो गया। फिर थोड़ी देर तक उनसे इधर उधर की बातें करने के बाद वो वापस घर आ गई थी। गद्दार लड़की, तुम एक दफा मेरे हाथ लगो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाते हुए सोच रही थी। बाकी का सारा वक्त उसका बहुत बोर गुजरा था। आज उसके पास करने को कोई काम भी नहीं था। अब्बा ने भी शाम तक आना था। खाना खाकर वो बिस्तर पर लेट गई कि शायद उसे नींद ही आ जाए, और फिर ना जाने किन सोचों में गुम कब उसकी आंख लग गई। दोबारा उसकी आंख दरवाजा बजने की आवाज पर खुली थी। यकीनन अब्बा ही आए थे। वो आज काफी खामोश थे। अब्बा, क्या हुआ? अब कुछ परेशान लग रहे हैं। उसे जब उनकी खामोशी हजम ना हुई तो बेचैनी से पूछ बैठी। नहीं बेटा, सब ठीक है। आज हवेली में चोरी हो गई थी, बस इसी वजह से परेशान हूँ। वो उसे अपनी परेशानी की वजह बताते हुए सोने के लिए चले गए, जबकि वो अपने मामूल के कामों से फारिग होकर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ये यकीनन बेवक्त सोने का नतीजा था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि किसी के दरवाजा बजाने की आवाज सुनकर वो डर के मारे उठ गई। खालिद साहब उसे पुरसकून रहने का इशारा करके दरवाजा खोलने चले गए। उनके दरवाजा खोलते ही 2-3 आदमी तेजी से अंदर दाखिल होकर उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। ये आप लोग मेरे बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़े उन्हें। वो नाजुक सी लड़की पूरा जोर लगाते हुए अपने बाप को उन लोगों से छुड़वाने में मसरूफ थी। तुम्हारे बाप ने हवेली में चोरी की है, बदर साहब ने इन्हें लाने का हुक्म दिया है, आप छोड़ दें। मेरे अब्बा ऐसे नहीं हैं। लेकिन वो बेहिस लोग जबरदस्ती उसके अब्बा को अपने साथ ले गए थे। पीछे वो अकेली बैठी आंसू बहाने लगी। थोड़ी देर बाद दिमाग ने काम किया तो वो नंगे पैर भागते हुए चाचू के घर चली गई। चाचू प्लीज,
आप उन लोगों को समझाएं कि अब्बा ऐसे नहीं है, वो कभी भी चोरी नहीं कर सकते। अरे लड़की, हम लोग पागल नहीं जो इस शख्स से बराबरी करें। वैसे भी तुम्हारा बाप इतना सीधा नहीं है जितना नजर आता है। चच्ची को यूं जहर उगलता देखकर वो हैरत से उन्हें देखने लगी। चाचू, आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो बेबसी से दोबारा चाचू की तरफ देखते बोली, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए अंदर चले गए। चलो तुम उठो, यहाँ से अपने घर जाओ और दोबारा से यहाँ पर मत आना। वो उसे जबरदस्ती घर से निकालते हुए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर गई। वो बेबसी से रोते हुए वापस अपने घर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। उसे अपने अब्बा पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। वो जानती थी कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। जो भी करना था उसे अकेले ही करना था। थोड़ी देर बाद वो जाए नमाज पर बैठी अपने अब्बा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। दुआ मांगकर वो काफी पुरसकून हो गई थी, लेकिन आंसू उसकी आंखों से अब भी जारी थे। यूं ही रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो जाए नमाज पर सोई हुई थी। घड़ी पर नजर गई तो 10 बज रहे थे। मुंह हाथ धोकर वो जल्दी से अपनी चादर लेते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। उसका रुख हवेली की तरफ था। इतने सालों बाद आज वो उस तरफ जा रही थी। वो अंदर से काफी डरी हुई थी। पता नहीं वो जालिम शख्स उसकी बात सुनता भी या नहीं। वो तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगी। थोड़ी देर बाद दूर से ही उसे हवेली नजर आना शुरू हो गई थी। वो खूबसूरत सी हवेली वहाँ रहने वाले लोगों के ज़ौक का मुंह बोलता सबूत थी। लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो जैसे ही हवेली के करीब पहुंची, चौकीदार उसके करीब आकर गुस्से से बोला, मुझे साहब से मिलना है। आप प्लीज उन्हें बता दें कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। साहब यूं हर किसी से नहीं मिलते। तुम जहाँ से आई हो वापस चली जाओ। उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। वो इसकी बात को किसी खातिर में ना लाते हुए बोला, लेकिन मैं भी आज उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। वो जिद्दी अंदाज में बोलते हुए वहीं पर खड़ी हो गई। उस यूं जिद करता देखकर चौकीदार कंधे उचकाता हुआ अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसे यकीन था कि वो लड़की थोड़ी देर में खुद चली जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपनी जिद की कितनी पक्की है। उसे वहाँ पर खड़े हुए 3 घंटे हो गए थे। चौकीदार खामोशी से उसे देख रहा था, लेकिन उसने इसका पैगाम अंदर नहीं पहुँचाया था। बदर गाजान आज काफी देर से उठा था। रात की भाग दौड़ की वजह से वो फजर की नमाज पढ़कर ही सोया था। कल का वाकया उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अपने खास मुलाजिम से उसने उमैमा के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करने को बोला था। उसका इरादा था कि वो सीधा ही खालिद साहब से उसके रिश्ते की बात करेगा, लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि वो बचपन से ही किसी की मंगेतर है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। अगला काम उसने उमर के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करवाने का किया था। वो उसे डरा धमका कर ये रिश्ता तुड़वाना चाहता था, लेकिन इस बात की नौबत ही नहीं आई थी। उसके बंदे ने जब उसे ये खबर दी कि वो 6 महीने पहले ही अपनी क्लास फेलो से शादी कर चुका है तो वो एक लम्हे को तो हैरान रह गया और अगले ही लम्हे जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उमर ने अनजाने में उसका काम आसान कर दिया था। उसके बाद हवेली में झूठी चोरी का ड्रामा करके सारा इल्जाम अपने चौकीदार पर डालना उसके बाएं हाथ का खेल था। वो जानता था कि अपने बाप को बचाने के लिए उमैमा उसके पास लाजमी आएगी। नाश्ता करने के बाद वो कमरे में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। मुलाजमा से पूछने पर उसे यही इत्तला मिली थी कि वो अभी तक नहीं आई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो बड़बड़ाते हुए बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गई तो उसे शदीद गुस्सा आया। वो न जाने कब से शदीद धूप में खड़ी थी। यकीनन आज उस चौकीदार की खैर नहीं थी। उससे बाद में निपटने का सोचकर वो नीचे की तरफ बढ़ गया। मुलाजमा को उसे अंदर भेजने का हुक्म देकर वो लाउंज में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही वो उसे अंदर आती हुई नजर आई। उसे यूं अपने सामने गिड़गिड़ाता देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अपने मंसूबे के मुताबिक वो उसे निकाह की ऑफर कर चुका था, लेकिन जब उसने उसके मुंह से उमर का नाम सुना तो वो गुस्से में आ गया। उसका दिल किया अभी उसे सच बता दे, लेकिन वो जानता था कि इसकी बात पर वो कभी भी एतबार नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी पूरी रजामंदी से उसे अपने निकाह में ले चुका था। निकाह के बाद से ही वो अपने बाप के सीने से लगी रो रही थी। खालिद साहब को वो पहले ही उमर की हकीकत बता चुका था। वो जानता था कि उसने गलत तरीका अपनाया था। इस बात की वो उनसे माफी भी मांग चुका था। वो तो उमर की शादी का सुनकर ही हैरान हो गए थे। उन्हें अपने भतीजे से इस चीज की उम्मीद नहीं थी और फिर उनकी रजामंदी से ही उसने उमैमा से निकाह किया था। वो जानता था कि उमैमा को जब हकीकत पता चलेगी तो उससे नाराज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ही उमैमा अपने बाप को साथ लेकर हवेली से चली गई थी। उन दोनों के जाने के बाद वो खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गया। खालिद साहब के कहने पर वो 1 हफ्ते बाद रुखसती करने पर माना था। घर पहुंचने तक वो रोती ही रही थी। उसने अपने बाप को कुछ कहा नहीं तो उसको भी अभी तसल्ली नहीं हुई थी। बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इस तरह रोकर मुझे तकलीफ दे रही हो। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं जरा एक काम निपटा कर आता हूँ। अब्बा, मैं बता रही हूँ,
आप अब कहीं नहीं जाएंगे। बेटा वो सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ था, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनके समझाने पर वो खामोश हो गई। उमैमा को तसल्ली देने के बाद वो सीधा अपने भाई के घर गए थे। इस वाक़ये ने उन्हें अपनों के असल रंग दिखा दिए थे। उन्हें अपने भाई से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। भाई साहब आप यहाँ पर? क्या हुआ? भाभी अंदर आने को नहीं कहेंगी? वो उन्हें हैरान होता देखकर बोले। उनकी बात सुनकर वो बड़बड़ाकर साइड पर हो गई। उन्हें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि बदर ने उन्हें छोड़ दिया है। भाई आप यहाँ पर? सब खैरियत है ना? हाँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जरा उसे बुलाना। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से खत्म कर रहा हूँ। उमर के आते ही वो बगैर कोई लिहाज किए बोले। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? सालों पुराना रिश्ता है, ऐसे अचानक कैसे खत्म कर सकते हैं? लगता है ज्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारी बेटी के पर निकल रहे हैं जो यूँ रिश्ते से इनकार कर रही है। अरे मुझे भी ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाने का कोई शौक नहीं। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मौजूद है। चच्ची जो हमेशा से इस रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, खालिद साहब के मुँह से रिश्ता खत्म करने की बात सुनकर गुस्सा हो गई। खालिद साहब ने बगैर कुछ कहे उमर की शादी की तस्वीरें उसके सामने रख दी जो बदर ने उन्हें आने से पहले दी थी। तस्वीरें देखकर उन सब की जबान मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। घर आकर उन्होंने उमैमा को भी उमर की शादी के बारे में बता दिया था। ये सब उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बचपन से ही जिसके साथ के उसने ख्वाब देखे थे वही उसे धोखा दे गया था। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी रुखसती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुशी खुशी अपने घर की हो जाए। अब्बा आप जानते हैं ना कि उसने किस तरह मुझसे निकाह किया है? वो उन्हें देखकर खफकी से बोली। उन्होंने इसे सारी बात बता दी थी। उसे तो उसके हाथों अपने बेवकूफ बन जाने पर गुस्सा चढ़ रहा था। बेटा मैं मानता हूँ कि उसने बहुत गलत किया, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर उमर से शादी के बाद तुम्हें पता चलता कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो तुम क्या करती? और वैसे भी बदर अपनी गलती पर शर्मिंदा है और अगर कोई दिल से माफी मांगे तो उसे खुलूस से दिल से माफ कर देना चाहिए। वो उसे समझाकर सोचों में गुम छोड़कर कमरे से चले गए। उनके जाने के बाद आज वो पहली बार उमर के अलावा किसी और के बारे में सोच रही थी। वो हमेशा से समझती थी कि बदर उसके बाप की उम्र का आदमी होगा, लेकिन उससे मिलकर वो एक लम्हे को हैरान रह गई थी। उमर के मुकाबले में वो 1000 दर्जे बेहतर था। सारी रात उसके बारे में सोचने के बाद वो उसे माफ करने का फैसला कर चुकी थी। अगर उसका बाप इस रिश्ते से खुश था तो उसे और कुछ नहीं चाहिए था। शादी से 1 दिन पहले फातिमा भी आ गई थी। अपने भाई की हरकत की वजह से वो उससे काफी शर्मिंदा थी। चाचू के घर से सिर्फ उसी ने शादी में शिरकत की थी। चच्ची ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि शादी ना हो। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसे उमर से ज्यादा अच्छा लड़का मिल रहा है। फातिमा ने एक अच्छी दोस्त का फर्ज निभाते हुए उसके साथ रही थी। रुखसती के बाद वो बदर के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसका सर और झुक गया। बदर खामोशी से आकर उसके सामने बैठ गया। वो उससे माफी मांगने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा। लेकिन जब मुझे तुम्हारी मंगनी का पता चला तो मैं ना चाहते हुए भी वो सब कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करते हुए उससे बोला, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? उमैमा उसके माफी मांगने पर हैरान हो गई। वो आज उसे हैरान करने पर तुला हुआ था। मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? वो अपना हाथ आगे करते हुए बोली। बदर उसके इस तरह बोलने पर हैरान रह गया। वो तो सोच कर आया था कि उमैमा उससे सख्त नाराज होगी, लेकिन उसकी सोच के बरक्स वो उससे मुंह दिखाई मांग रही थी। क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? उसे शायद अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर वो नाराजगी से अपना घूंघट उठाते हुए उसकी तरफ देखने लगी, जबकि बदर तो उसको दुल्हन के रूप में देखकर एक लम्हे को साकित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे माफ कर दिया। वो मोहब्बत से उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर जब्त करता हुआ बोला, जबकि उमैमा पुरसकून होकर उसके सीने से सर टिका गई। उन दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। उन दोनों का 3 साल का बेटा था जो पूरी बदर की कॉपी था। 4 साल पहले फातिमा की भी शादी हो गई थी। फातिमा के अलावा उसने आज तक किसी से भी राब्ता नहीं रखा था। उसकी ख्वाहिश पर अब्बा उसके साथ ही रहते थे। पहले तो वो यहाँ पर रहने को राजी नहीं थे, लेकिन फिर बदर के समझाने पर न जाने वो कैसे मान गए थे। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। बदर को देखकर उसे सालों पहले पढ़ा गया जुमला याद आता था कि बेशक अल्लाह आपसे बेहतर लेकर आपको बेहतरीन से नवाजता है।